क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर होते हैं तो दिखते कैसे हैं? अगर दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं? मानव रूप में दिखते हैं या फिर हवा में तैरते हैं, उनके शरीर पर कुछ बदलाव होता है या फिर डरावना होते हैं? आज की कहानी इसी पर निर्धारित होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं भूत प्रेत से संबंधित कहानी। आज की कहानी जिन्होंने बताई है उनका नाम रमेश है। रमेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं और वो एक ऑटो ड्राइवर थे। पहले तो जीप चला करती थी, लेकिन अब ऑटो ही चल रहे हैं। हर जगह आपको देखने को मिलता है कि सीएनजी वाला जो ऑटो होता है वही चल रहा है। जीप का तो नामो निशान मिट गया है। कहानी कोई खास ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3-4 साल पहले की ही है। कहते हैं कि मैं गोरखपुर स्टेशन से लेके सवारी ढोता था, स्टेशन से ही सवारी उठाता था। वहाँ से लोग परदेसी जब आते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो गाड़ी बुक करके सवारी ले जाने में उनको अच्छा लगता था, क्योंकि बीच में कहीं रुकना नहीं होता था। रात को ऐसे ही 10-11 बजे का टाइम था, गाड़ी टाइम से आती है और एक पूरा परिवार समेत आते हैं और उनके ऑटो को बुक कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कहानी में रमेश की जुबानी। अब हम लोग चलते हैं कहानी में, रमेश की जुबानी ही कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आप लोग तो ये जान ही चुके हैं कि हम एक ऑटो ड्राइवर हैं और ऑटो चलाने का काम करते हैं। ऑटो वो भी चलाते हैं, हम अक्सर ज़्यादा रात को ही चलाते हैं, क्योंकि रात को सवारी आती है तो बुकिंग मिल जाती है। एक ही दो चक्कर में अपनी दिहाड़ी जितनी कमाना होता है उतना हम कमा लेते हैं। इसलिए गोरखपुर के स्टेशन के बाहर अपना ऑटो लेके खड़ा हो जाते हैं। अब जब रात की सवारी उतरती है तो बुक करके ही हमारी गाड़ी से, चाहे और भी वहाँ ऑटो ड्राइवर होते हैं, चलाने वाले होते हैं, किसी न किसी को बुक कर लेते हैं। ऐसे एक दिन की बात है, मैं रात को स्टेशन पर खड़ा था और गाड़ी आती है। एक पूरे परिवार से आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब चलना है। मैं बोला भाई चलने के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ। तो उनसे भाड़ा तय होता है। भाड़ा तय होने के बाद हम अपना सवारी लेकर चल देते हैं। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करना था। ठीक है, रास्ता वास्ता तो सब कुछ बढ़िया है। जहाँ 2 घंटे का काम होता है वहाँ रात को 1-1.5 घंटे में ही सवारी मंजिल तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसे ही हम सवारी लेकर और मंजिल पर छोड़कर अब वापस अकेले ही आने लगे। तो रास्ते में एक पुलिया पड़ता है। पुलिया के नीचे एक नहर बहती है। नहर ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें पानी बराबर रहता है। जब मैं वापस जा रहा था तो मैं पुलिया पर देखता हूँ कि एक औरत बैठी रो रही है। अब उसको रोना देखकर मुझे दया आ जाता है। मैं सोचा इतनी रात को पुलिया पर क्या करने के लिए आई है? नीचे नहर है, नहर में पूरा पानी भी है। कहीं ये मतलब अपने आप को मारने के लिए तो नहीं आई है, कहीं नहर में कूदने वाली तो नहीं है। मैंने ऑटो रोक दिया। जब मैं ऑटो रोक कर उसके पास जाता हूँ और जब देखता हूँ तो उसका मुंह उधर की तरफ था, जिधर नहर में पानी बह रहा था। सड़क की तरफ नहीं मुंह था और वो अपना पैर लटका के उसी तरफ मुंह करके रो रही थी। जैसे लग रहा था कि कितनी वो दुखी है, पता नहीं इसका क्या खो गया है। और वो भी रात का 1:30 बजे का टाइम, समझ लीजिए 12, 12:30, 1:30 बजे का टाइम ऐसे कुछ हो रहा था। अनुमान तो ऐसे ही लगता, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं निकला ही था। मैं उसके पीछे से जाके आवाज़ मारता हूँ, हाँ जी मैडम जी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब तक वो जैसे उसको लगता है कि उसको कोई देख लिया है। जैसे लग रहा था कि उसके मतलब छुपी हुई है। और मेरी आवाज़ सुनकर वो अचानक चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है और देखती है मुझे खड़ा वहाँ देखती है। तो कहती है कि आप कौन हो या यहाँ क्या करने आए हो? इस पुलिया पर तुम्हारा क्या काम है? तो मैं बोला यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी रात को आप इस पुलिया पे क्या कर रही हैं? हाँ? अगर आपको घर से कोई भगा दिया है या फिर कुछ ऐसी बात है, तब वो कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो, हमारे घर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है और हमारे घर वाले मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं और तुमको यहाँ क्या कर लेना देना है? तुम अपने घर जाओ
और यहाँ तुमसे क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ अकेली हो और कोई चोर चक्के कोई मतलब आप समझ ही सकती हो कि रात का टाइम है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो कहती हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मतलब वो अपना माया जाल मेरे ऊपर फैला रही थी। तो मैं उसको बोलता हूँ कि देखिए मैडम जी, मरना अच्छी बात नहीं है, खुदकुशी कभी नहीं करना चाहिए। दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है। मतलब हम उसको समझाते हैं तो वो समझ के फिर अपना पैर इधर करती है और मुझसे बातें करने लगती है। जब मैं उसकी बनावट देखता हूँ, उसके शरीर का जब बनावट देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। चेहरे से तो कोई खास सुंदर नहीं थी, लेकिन जो शरीर बना हुआ था ना उसका, शरीर तो ऐसे लग रहा था कि मानो इसको फुर्सत में बनाया गया है, मन को मोह ले रही थी। मैं बोला मैडम जी आप इतनी सुंदर हैं और इतना बढ़िया आपका चेहरा है, तो आपसे कौन नाराज हो गया, आपको कौन मार के भगा दिया, आपको घर में नहीं घुसने दे रहा है। तो कहती है कि हमारा जो घर वाला है ना, उसका चक्कर किसी और से चल रहा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। मैं बोला मैडम जी आपको कौन नहीं पसंद करेगा, आप तो इतनी खूबसूरत है कि आपको तो हर कोई पसंद कर लेगा। लेकिन ऐसे ही बात होती रही। फिर मैं उसको कहता हूँ कि चलिए चलिए आपका घर कहाँ है, मैं छोड़ के आता हूँ। कहती है कि नहीं मैं यहीं रहूँगी, आप चले जाओ। तो मैं उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मुझे पता होता कि ये कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है, तब तो मैं वहाँ रुका ही नहीं होता। लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी कि वो भूत प्रेत लगी नहीं रही थी। ऐसे लग रही थी कि मानो कितनी दुखियारी है, और इतनी भभक भभक के जब मैं उसकी रुलाई सुना था, तो ऐसे भभक भभक के रो रही थी जैसे कितनी दुखी है। तो उसके बाद मैं उसका नाम पूछता हूँ तो नाम वो अपना बताती है। फिर वो कहती है कि आप अच्छा चलो नाम पूछ लिए, अब चले जाओ। मैं बोला मैडम जी आपको कहाँ जाना है ये बताइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ, अगर इधर घर है तो रास्ते में छोड़ दूंगा, आपसे कोई किराया और पैसे नहीं लूंगा। तो हमारी बात सुनकर कहती है कि तुम अकेली औरत को देखकर चांस मार रहे हो, बहुत लोग ऐसे आते हैं मुझे ले जाने के लिए। मैं बोला क्या आप रोज यहाँ आती हो? कहती नहीं कभी कभी आती हूँ। तो मैं बोला तो आप ऐसे बैठ के रोज रोती हो? तो कहती है हाँ कभी कभी रो लेती हूँ, जिंदगी में इतना दुख है तो रोना ही पड़ेगा, हमारा कर्म ही फूट गया है जो ऐसा घर वाला मिला है। मैं बोला चलो ठीक है, ये तो कर्म अपना अपना होता है, कोई दुख में रहता है कोई सुख में रहता है। लेकिन आप ऐसा करो चलो बैठो। मैं बहुत सिफारिश करने के बाद उसको ऑटो में बैठाता हूँ, और ज्यों ही वो मेरे ऑटो में बैठती है, ऐसा खुशबू फूटता है। बाहर तो कम आ रहा था, बाहर हवा ज़्यादा चल रहा था ना, इसलिए थोड़ा कम लग रहा था। लेकिन जब हमारे ऑटो में आके बैठती है तो इतना मदहोश करने वाली खुशबू फैलती है कि आप कल्पना करिए कि कैसा खुशबू था। वो मुझे मदहोश ही कर रही थी। लेकिन मैं अपने आप पर नियंत्रण करता हूँ और ऑटो चालू करके लेके चल देता हूँ। कम से कम वहाँ से 1 डेढ़ किलोमीटर दूरी पर जाता हूँ तो एक रास्ता मुड़ता था पतली गली वाला, ऑटो जा सकता था, मतलब टूटा फूटा रास्ता था, बना नहीं था। तो कहती है कि इस पर मोड़ लीजिए, मैं उस पर मोड़ के और थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर और आगे चलता हूँ। वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है, और उस झोपड़ी के पास जाके रुकवा देती है और कहती है कि यही मेरा घर है और मुझे यहीं रोक दो। मैं वहाँ रोक देता हूँ, वो उतार देता हूँ। अब कहता हूँ मैडम जी आप अपने घर में चले जाइए, लेकिन आप इस टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहती हैं। तब कहती है कि हाँ मेरा घर वाला दारू शराब पीता है, पैसे तो बचाता नहीं, जितना कमाता है पी खा लेता है, और उसका पता ठिकाना होता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। मैं इसी झोपड़ी में गुजारा करती हूँ। लेकिन उसके कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतनी गरीब होगी। लेकिन मुझे क्या लेना देना था, मैं तो उसको छोड़ के अपना ऑटो ही घुमाने लगा। तब कहती है कि 1 मिनट रुकिए। मैं उसकी बात सुनकर रुक जाता हूँ। तो कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्या एक मेहरबानी कर सकते हैं? मैं बोला बताओ क्या, अब क्या रह गया है? तब कहती है कि आइए बैठिए 5 मिनट बातें करते हैं, और गर्मी का दिन है, आपको प्यास भी लगी होगी, मैं पानी भी पिला देती हूँ। प्यास तो मुझे लगी थी उस समय। मैं जाता हूँ और पानी लेके आती है, और एक टूटी फूटी चारपाई थी उसी पे बैठा देती है और जाती है पानी लेके आती है। पानी तो मैं पीता हूँ, पानी का स्वाद बिल्कुल नॉर्मल था, पानी ही जैसा था। लेकिन बातें करते करते 5-7 मिनट बीत गया, और मैं उससे कहता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं पानी पी लिया, बात भी हो गई, अब मैं चलता हूँ।
तब वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो? अब आ गए हो तो सुबह ही जाना, इतनी रात को जाना कोई ज़रूरी है? मैं बोला देखो मैडम जी, आप अकेली हो, आपका घर वाला रहता तो कोई बात नहीं होता, लेकिन आप अकेली हो और अकेली औरत के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ हम नहीं रह सकते। अगर कोई देख लेगा, कोई मतलब सुबह कोई आ गया, चाहे तो आपका घर वाला आ गया तो क्या सोचेगा? आपके ऊपर लांछन लगेगा, मेरे ऊपर भी बदनामी होगी। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा घर वाला आने वाला नहीं है, आपको मैं सवेरे जगा दूंगी, आप चले जाना। मैं बोला नहीं जी, मैं ज्यों ही उठता हूँ और चलने के लिए तैयार होता हूँ त्यों ही मैं चक्कर, ऐसा मुझे चक्कर आता है जैसे लगता है कि मैं वहीं गिर जाऊंगा, और वो मुझे संभाल लेती है। कहती है कि क्या हुआ, देख लो, आपको नींद आ रही है और आप जाने की बात कर रहे हो, अगर मैं संभालती नहीं तो आप नीचे गिर जाते। और वो मुझे पकड़ के ले जाके चारपाई पे लिटा देती है। लिटाने के बाद खुद भी उसी चारपाई पे लेट जाती है और मेरे शरीर से खेलने लगती है। अब वो भी जवान थी, मैं भी जवान था, कोई उम्र उसका खास नहीं था, वही 22-23 साल या 26 साल के करीब में लग रही थी। वो भी जवान थी, मैं भी जवान था। अब मेरे शरीर से छेड़खानी करने लगती है, और जब छेड़खानी करने लगती है तो मेरे भी शरीर में आग लग जाती है और फिर हम दोनों एक हो जाते हैं। और सारा क्रियाक्रम करने के बाद मैं वहीं सो जाता हूँ। सोने के बाद जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि टूटी-फूटी चारपाई भी नहीं है, जंगल झाड़ पड़ी है, ना झोपड़ी है, ना कुछ है। लेकिन वो लड़की, वो औरत कहाँ गई? मैं इधर-उधर देखता हूँ तो कुछ नहीं है, वहाँ थोड़े बहुत इधर-उधर राख-रूख पड़े थे। तो मैं वहाँ से उठ के सोचता हूँ कि अब यहाँ से निकलूँ, तो तब तक एक आदमी आता है। सुबह का टाइम था, 5-6 बजे का टाइम था, मतलब इतना उजाला भी नहीं हुआ था और गर्मी का दिन था। सुबह-सुबह लोग टहलने के लिए निकलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब ये जगह कौन-सी है? तो कहते हैं कि बेटा ये शमशान घाट है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मैं ये बात सुनकर चौंक जाता हूँ, और चौंकने के बाद मैं तो यही सोचता हूँ कि हो न हो ये हमारे साथ कोई चुड़ैल खेल कर गई है। मैं वहाँ से जाता हूँ, एक थोड़े से दूरी पर हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर में पुजारी से मिलता हूँ और उनसे अपने शरीर का झाड़ा करवाता हूँ और बोलता हूँ बाबा जी एक धागा बना के दे दो, कहीं उसका छाया मेरे ऊपर तो नहीं है। तब वो पुजारी कहते हैं कि नहीं बेटा, उसका जो काम था वो अपना काम कर गई है और तुम्हारे ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ी है, कोई छाया वाया नहीं छोड़ी है। तुम आज़ाद हो, दोबारा तुमसे वो मिलने नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर डर लगता है तो ऐसा करो, मैं धागा बना के दे देता हूँ, इसको सवा महीने तक गले में डाल के रखना, कोई दिक्कत नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज है रहस्यमयी के नाम पे, उसे भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।